अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ेंगे असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और चेकआउट करिए। स्टोरी मोड का भी आप चेक कर सकते हैं वीडियोस, और ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाके आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है और अब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया था। ये शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। एक्सप्लोर द फंडामेंटल ऑफ 8085 असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने इससे पहले एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में ये बात डिस्कस किया था कि जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, यानी आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है। और अभी हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि 8085 ही एक स्टैंडर्ड लर्निंग मॉडल होता है। तो असेंबली लैंग्वेज जो 8085 में चलता है, हम लोग उस असेंबली लैंग्वेज को देखेंगे। ठीक है, इंटेल 8085 असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, खास करके उसका फंडामेंटल्स को एक्सप्लोर करेंगे। इंट्रोडक्शन। आफ्टर कवरिंग डायरेक्टिव्स, प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल एंड इनपुट आउटपुट इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, लेट्स डाइव डीपर इनटू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। यानी हमने इससे पहले डायरेक्टिव्स को कवर किया, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल वगैरह को कवर किया, इस तरीके से हमने डिस्कस किया इनपुट आउटपुट असेंबली लैंग्वेज में। यानी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफी सारा कोड असेंबली लैंग्वेज का देखा था, जैसे कि मूव हो गया, ऐड हो गया। आज लेकिन हम लोग एक स्ट्रक्चर वे में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही फोकस करेंगे, और वो इंटेल 8085 के लिए जो इस्तेमाल होता है उसमें। दिस यूनिट विल बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग सिंपल असेंबली प्रोग्राम व्हिच हैंडल्स बेसिक टास्क सच एज डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड शिफ्ट। इन आसान चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। द फंडामेंटल एग्जांपल इंक्लूड डिटरमाइनिंग द larger of two numbers subsequently. We will progress to more interact program demonstration to use the loop and various comparisons and accomplish tasks such as code conversion, character encodings, and finding the largest value in the array. Additionally, this unit dives into more advanced arithmetic and string operations as well as modular programming. For further detail on this programming concept, additional reading are recommended. क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पर हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लिखा है। बेसिकली जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है ना, ये कोई सिंपल सा छोटा मोटा चीज नहीं है। एक पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का डिजाइन होता है, पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो इसके अंदर दिया जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा तो प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ेंगे असेंबली का, क्योंकि वो खुद में एक फिर अलग सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड जो डायलॉग्स है, जो कोड्स है, हम लोग उसको देखेंगे। यानी रियल कोड्स को हम लोग देखेंगे, रियल स्निपेट्स को बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और समझाऊंगा वो काम कैसे करते हैं, और बेसिक से लेकर हम लोग लार्ज तक चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है ये एक फंडामेंटल है और बहुत ही बुनियादी वीडियो है आगे के वीडियोस के लिए। सिंपल असेंबली प्रोग्राम। सिंपल असेंबली प्रोग्राम क्या होता है? देखिए, द 0-1 कॉम्बिनेशन दैट द कंप्यूटर डिकोड्स डायरेक्टली मेक अप मशीन लैंग्वेज कोड। हाउएवर द फॉलोइंग इशू विद द मशीन लैंग्वेज एक्सेस। यानी हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज क्या समझता है, 0-1 का कॉम्बिनेशन ही सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। और हम लोग जो भी मशीन को बताते हैं, यानी चाहे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करे या हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करे, उसको डिकोड करेगा सीपीयू 0 और 1 में, तभी उसको वो समझ में आएगा। राइटिंग इन 0-1 फॉर्म इज अ चैलेंजिंग फॉर द मोस्ट इंडिविजुअल एंड हेवीली रिलाई ऑन द कंप्यूटर। यानी अगर आप 0-1 में पूरा कोड लिखने का कोशिश करें ना, यानी पूरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असेंबली को ना इस्तेमाल कर, अगर आप 0-1 में वो काम करें, कर तो सकते हैं, लेकिन वो लगभग लगभग पॉसिबल नहीं होता है, बहुत हेवी हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द लोग तो कर ही नहीं पाएंगे वो। ठीक है। दूसरा, डिबगिंग चैलेंज। यानी जब भी आप कोड लिखते हैं, आपको पता है कि कोड में बग आता है, तो बग को आपको आइडेंटिफाई करके डिबग करना पड़ता है। और बग जब मैं बोलता हूँ तो अच्छे खासे लेवल में जब आप सिस्टम यानी डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, वहां पर बहुत टाइप्स ऑफ बग आता है। जरूरी नहीं है कि एरर बग ही हो, बहुत वक्त लॉजिकल बग भी आ जाता है, बहुत वक्त लॉजिक फ्लॉज का वाला बग आ जाता है, और वो सब को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और 0-1 में उसको आइडेंटिफाई करना, ये तो एक अलग ही चैलेंज हो जाएगा, खुद में एक अलग चैलेंज हो जाएगा। ठीक है। द मशीन कोड इज इनक्रेडिबली हार्ड टू डिसाइफर। एज अ रिजल्ट इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम लॉजिक। यानी आसान शब्दों में जो मशीन कोड है उसको डिकोड करना, यानी हमारे कोड में समझना बहुत मुश्किल है, और पूरा का पूरा लैंग्वेज उसमें लिखना वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो प्रोग्रामिंग में लगता है लॉजिक, तो आप नॉर्मल चीज को समझने के लिए आपको वक्त लगेगा, तो जो लॉजिक आप लगा रहे हो उसको आप 0-1 में लिखे, इट्स रियली वेरी अननेचुरल, आप ये बोल सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मशीन कोड में कोई भी कोड नहीं लिखता। ठीक है। Computer manufacturer have created English-like term to describe a machine binary instruction in order to get around these problems. यानी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, अब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर का मतलब यहाँ पर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग से लैंग्वेज बनाया, कुछ इंस्ट्रक्शन बनाया जिसको इजीली बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, 0-1 में कन्वर्ट किया जा सकता है उसके थ्रू, और वो इंग्लिश के जैसा लैंग्वेज होता है, उसके थ्रू प्रोग्रामर्स इजीली कोडिंग कर सकते हैं और प्रोग्राम बना सकते हैं, जो फिर बाद में कंपाइल होकर मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऊपर हमने बताया, a mnemonic is a symbolic code that corresponding to each instruction. A specific instructions mnemonic is made up of a letter and allude to the task that is instruction is supposed to complete. The add mnemonic in
for instance, is used to add two number. Machine language instruction can be written in symbolic form using these mnemonic with one corresponding symbolic instruction for each machine instruction. We refer this as an assembly language. यानी आसान शब्दों में कुछ म्यूमोनिक्स और कुछ सिंबल्स और कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही पूरा होता है असेंबली लैंग्वेज में, जिसके एग्जांपल्स हमने पहले भी देखा हुआ है और अभी भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और उसी से मिला के आप पूरा असेंबली लैंग्वेज को डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, और इसको नाम दिया गया है कि असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है असेंबली लैंग्वेज के, जरा वो देखिए। हार्डवेयर कंट्रोल, एडवांटेज में ये आता है सबसे पहले हार्डवेयर कंट्रोल करता है, जैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इनेबलिंग इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेस मोड, इंटरप्ट एंड मोर। यानी आसान शब्दों में जो हार्डवेयर है उसको सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करता है, वो असेंबली लैंग्वेज करता है। आपने सुना होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, राइट? बिल्कुल बात सही है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, लेकिन वो लिमिटेड लेवल पे कंट्रोल करता है, पूरा नहीं कंट्रोल कर सकता। लेकिन असेंबली लैंग्वेज पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, और ऊपर से सी लैंग्वेज जो है वो कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स और बाकी चीजों पे लगता है, लेकिन हार्डवेयर बनाने के लिए सी नहीं लगता। यानी कंप्यूटर डिजाइन के लिए सी आपका इस्तेमाल नहीं होता, राइट? सी जो था वो बेसिकली बी था पहले, बी का ही एक्सटेंशन एक सी है, तो बी जो था वो बेसिक एक्चुअली बी और सी सेम है, बस फर्क ये था कि ये जब हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब देखेंगे कि बी एक्चुअली पोर्टेबल नहीं था, बी एक्चुअली कंपैटिबल नहीं था दूसरे डिवाइस के लिए, इस वजह से सी बनाना पड़ा उसका एक्सटेंशन में। तो बी और सी सेम काम करता है। तो सी बेसिकली बना क्यों था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ना कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए। तो मकसद आप समझिए, जबकि असेंबली लैंग्वेज बनाया क्यों गया था कि हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाए। तो ज्यादा हार्डवेयर के करीब वो लैंग्वेज होता है जो सबसे ज्यादा लो लेवल है, और असेंबली से लो को क्या ही लैंग्वेज होगा, मशीन कोड आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो असेंबली सबसे लोएस्ट लैंग्वेज और सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है सी और दूसरे जितने भी लैंग्वेज है उन सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी आज के जमाने में। दूसरा होता है कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटेबल, यानी प्रोग्राम रिटन इन असेंबली ग्रेटर जनरेट स्मॉलर मोर कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल ड्यू टू देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मशीन। यानी जो कोड असेंबली में लिखा जाता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, समराइज वे में होता है। समराइज समरा दिया नहीं कि आपका कोड समराइज हो जाता है, समराइज समरा दिया कि वो छोटा होता है इन कंपेयर टू सेम चीज अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस में लिखे और उसको जब कंपाइल करें मशीन कोड में। और उसका रीजन ये है कि ये मशीन से सबसे करीब होता है, इस वजह से। दिस प्रॉक्सिमिटी अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ हाई ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम रिजल्टिंग इन अ फास्टर एग्जीक्यूशन। और इसी की वजह से क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब कोड कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस छोटा होगा तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, और इसीलिए असेंबली लैंग्वेज सबसे फास्ट होता है। कोड डेंसिटी, और इसीलिए असेंबली लैंग्वेज सबसे फास्ट होता है। और असेंबली लैंग्वेज से फास्ट अगर कुछ होता है तो वो मशीन कोड होता है सीधा 0-1। ठीक है, जितना लो लेवल में जाएंगे उतना फास्ट होता है। अच्छा, कोड डेंसिटी क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टेंड टू बी एटलीस्ट 30% डेंसर देन इक्विवेलेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कंपेयर अगर किया जाए हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज का, 30% वो ज्यादा डेंसर होता है। दिस डेंसिटी अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट कंपाइलर ऑफ्टन प्रोड्यूस लेंथी कोड सीक्वेंस फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। इससे होता ये है कि जो हाई लेवल प्रोग्राम है जब वो कंपाइल होता है मशीन कोड में ना, तो वो लेंथी कोड ज्यादा बनते हैं इन कंपेयर टू जब असेंबली को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है, जो कि हमने पहले बताया कॉम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव में बताया कि असेंबली कोड आमतौर पर छोटा होता है। वेयर असेंबली लैंग्वेज टिपिकली एम्प्लॉयज अ सिंगल लाइन ऑफ कोड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम वगैरह। ठीक हो गया। इसके बाद एक आता है फंक्शन प्रोग्रामिंग फ्रीडम। 4 एडवांटेज है। असेंबली लैंग्वेज ऑफर्स अ प्रोग्रामिंग सिग्निफिकेंट फ्रीडम एज इट्स इम्पोज अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन और रूल्स अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबल सिस्टम कंस्ट्रक्शन। यानी जितना लो लेवल पे आप जाते हैं, ये प्रोग्रामिंग, क्योंकि असेंबली भी एक प्रोग्रामिंग है, एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। जितने भी किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये यूनिवर्सल है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना लो लेवल पे आप जाएंगे आपको फ्लेक्सिबिलिटी उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना हाई लेवल पे जाएंगे आपका फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होता रहेगा। ठीक है, बेसिकली लो लेवल और हाई लेवल हम लोग कहते हैं, लेकिन एक मीडियम लेवल का लैंग्वेज भी होता है। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जो हार्डवेयर से बात कर सकता है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता। इसको और सिंप्लीफाई अगर करें, वैसे हम टॉपिक थोड़ा बाउंस करें, दूसरे तरफ चले जा रहे हैं, बट क्योंकि इंटरेस्टिंग है इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर। लो लेवल लैंग्वेज उसको समझ लीजिए जिसमें आप सीपीयू वगैरह रैम को कंट्रोल कर सकते हैं कोड लिखकर, और हाई लेवल लैंग्वेज ये है जिसमें रैम का एक्सेस नहीं है आपके पास, हार्डवेयर का एक्सेस नहीं है आपके पास। तो लो लेवल असेंबली हो गया, पूरा का पूरा हार्डवेयर का एक्सेस होता है। हाई लेवल जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन वगैरह हो गया, वहां पर डायरेक्टली ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप बात कर सके हार्डवेयर से। ठीक है, दूसरा अल्टरनेट तरीका होता है लाइब्रेरीज है, उसमें हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। एक होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या होता है ना कि उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी कैपेबिलिटी होता है, लो लेवल लैंग्वेजेस का भी कैपेबिलिटी होता है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? लो लेवल पर जैसे मैंने बताया कि मशीन के ज्यादा करीब होता है, तो एग्जीक्यूटेबल फास्ट होता है और हार्डवेयर को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है, डिफिकल्ट ज्यादा होता है, कोड ज्यादा लिखना पड़ता है आपको लो लेवल में। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इजी होता है कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, ज्यादा इंग्लिश टाइप उसमें रहता है और कोड भी कम लिखना पड़ता है, और उसमें बहुत सारा चीज जो है ना वो स्पेसिफाई किया हुआ रहता है कि इन कामों के लिए या ये सिचुएशन में आप इस्तेमाल करते हैं। जबकि लो लेवल में और फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ये हाई लेवल हो गया, ये लो लेवल हो गया। जैसे एग्जांपल आप पाइथन उठा लीजिए, पाइथन सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, लेकिन वही आप लो लेवल लैंग्वेज उठाइए तो बहुत डिफिकल्ट है। पाइथन फास्ट नहीं है, वो फास्ट है। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है ना, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल
लेवल लैंग्वेज दोनों का क्वालिटी पाया जाए, यानी हाई लेवल की तरह वो आसान भी हो, इजी भी हो, और लो लेवल की तरह वो हार्डवेयर को कंट्रोल भी करे। तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज जो अब तक पूरे दुनिया में सब मानते आए हैं कि जो मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है, यानी ऐसा मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसमें लो लेवल का भी कैपेबिलिटी है और हाई लेवल का भी कैपेबिलिटी है, विच इज नन अदर देन सी लैंग्वेज। ठीक है, और सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में आप चले जाइए, क्योंकि सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यानी ऊप्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, सी में वो नहीं है। तो सी प्लस प्लस सी का एक्सटेंशन सिर्फ इसीलिए बनाया गया, मतलब वन ऑफ द रीजन है कि जिसमें आप ऊप का इस्तेमाल कर सके। तो सी में ऊप नहीं है, सी एक फंक्शनल प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग है सी में। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस वगैरह में क्या आप क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एंड देन जावा वगैरह आता है। तो सी और सी प्लस प्लस या आप बेसिक लेवल पे सी को ही पकड़ लीजिए कि यही एक ऐसा वाहिद लैंग्वेज है ना जो बहुत स्पीड है बाकी लैंग्वेजेस में से, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस के कंपेयर में, और हार्डवेयर को कंट्रोल भी करता है। इसीलिए आप देखिए सी के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखते हैं, राइट? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल वगैरह क्या करता है, डायरेक्ट वो हार्डवेयर से तो बात करता है। प्लस एम्बेडेड सिस्टम्स, रिमोट कंट्रोलर्स, एसी वगैरह, ये सब में भी सी का ही इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगह में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब हम लोग वापस से चलते हैं अपने टॉपिक सीओए की तरफ। डिसएडवांटेज क्या क्या है मशीन लैंग्वेज के, जरा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, और जिस रीजन से लोग आज असेंबली लैंग्वेज ज्यादा सीखते नहीं है, आपने सुना नहीं होगा कि लोग असेंबली लैंग्वेज ज्यादा सीख रहे होंगे, या आपको जरा कोर्स और ट्यूटोरियल वगैरह नहीं मिलता होगा, उसका पीछे वन ऑफ द रीजन ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन डिपेंडेंसी है। यानी असेंबली लैंग्वेज इज इनहेरिटेंटली मशीन डिपेंडेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि विद ईच माइक्रो प्रोसेसर फीचर इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कॉन्सिक्वेंटली असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैक पोर्टेबिलिटी, यानी आसान शब्दों में ये है कि हर सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो इंस्ट्रक्शन ही इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में होता है, और वो असेंबली प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। अब हर सीपीयू का इंस्ट्रक्शन देने का तरीका अलग होता है। तो आम जबान में अगर मैं बताऊं तो अगर एक एएमडी का सीपीयू है और एक इंटेल का सीपीयू है, ये इंटेल में ही अलग अलग सीरीज का सीपीयू है जिनका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मान के चलिए अलग अलग है। तो आपने एक असेंबली लैंग्वेज सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्डवेयर आर्किटेक्चर में चलेगा, दूसरा इवन सीरीज में भी नहीं चलेगा अगर वहां इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर अलग है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप दूसरे में जंप करते हैं तो सब कुछ नया सीखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 90% 80% चीज वहां पर सेम होगा, लेकिन यानी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करने का तरीका है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस नया आएगा, कुछ उसका तरीका नया आएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पोर्टेबल नहीं है। आपने जो एक एग्जैक्ट लैंग्वेज सीखा है एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए, वो सिर्फ उसी आर्किटेक्चर में वैलिड है, हर जगह नहीं चलेगा। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, वो हर जगह चलेगा। आप जब जावा का कोड लिखते हैं तो वो किसी भी डेस्कटॉप में चला दीजिए, वो चल जाएगा। यानी किसी भी डेस्कटॉप में, किसी भी ओएस में चला दीजिए, किसी भी आर्किटेक्चर में चला दीजिए, यानी कोई भी सीपीयू में चलाइए वो चलेगा। और सीपीयू के ऊपर ओएस होता है ना जो चलाता है कंप्यूटर को, तो किसी भी ओएस में चलाइए वो चलेगा। यानी लिनक्स में चलाइए, लिनक्स का कोई भी सीरीज में चलाइए, मैक में चलाइए, मैक का कोई भी सीरीज में चलाइए, विंडोज में चलाइए, विंडोज का कोई भी सीरीज नहीं चलाइए, वो कोड चल जाएगा। ठीक हो गया? तो इसीलिए वन ऑफ द रीजन के लोग असेंबली लैंग्वेज नहीं सीखते। कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्रामिंग इन असेंबली रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइन हार्डवेयर आर्किटेक्चर, मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स है, यानी असेंबली लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस आल्सो कि लोग इसमें नहीं जाते। ठीक है, आई एम सॉरी। डिबगिंग चैलेंज, ऑफ कोर्स जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कॉम्प्लेक्स है तो डिबगिंग तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी आमतौर पर डिबगिंग होता ही कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मल कोड भी आप लिखते हैं तो उसमें डिबगिंग कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्योंकि डिबगिंग का मतलब क्या है, जो कोड में आपने गलती की उसको ढूंढिए। तो ऑफ कोर्स अगर गलती ढूंढना है तो वो तो डिफिकल्ट चीज ही होगा ना, यानी एक चीज को लिखना दैट इज डिफरेंट, उस लिखने पे क्या गलती हो उसको ढूंढना थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा ही ना। और ये टोटली इस पे डिपेंड करेगा कितना डिफिकल्टीज आपने लिखा है। उस डिफिकल्टी, वो जो डिफिकल्टी लेवल है कि जिस डिफिकल्टी से आपने लिखा है वो डिसाइड करेगा ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डिबग चैलेंजिंग बन जाता है, तो इस पे तो यानी असेंबली में और ज्यादा बन जाएगा। डिबगिंग एंड मेंटेनिंग असेंबली कोड कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स इंटरैक्ट द लेस रीडेबल नेचर कंपेयर टू कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेवलपमेंट एफर्ट, ऑफ कोर्स जब ये सब चीज अप्लाई करते हैं तो भाई डेवलपमेंट करना भी तो बहुत एफर्ट वाला काम होगा ना, इजी तो होगा नहीं। डेवलपमेंट एफर्ट, डेवलपमेंट इज इन असेंबली लैंग्वेज ऑफ्टन डिमांड्स मोर एफर्ट एंड एक्सपर्टीज, पोटेंशियली इंक्रीजिंग डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट एंड मेकिंग इट लेस एक्सेसिबल टू द बिगिनर्स। दैट्स ऑल द रीजंस व्हाई आप देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के टाइम पे जो हाई लेवल है वो यूट्यूब से देख के कोई भी कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट आपने सीख लिया, आपने वेब डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया 2 6 महीने में, जबकि असेंबली में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि असेंबली में अगर आप करेंगे भी तो आपको कुछ घंटा नहीं समझ में आएगा। आपको एक पहले तो आर्किटेक्चर पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा आर्किटेक्चर का आपको सीखना है। मान लीजिए आपने x86 आर्किटेक्चर में असेंबली शुरू किया, तो सबसे पहले आपको x86 का पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, जो हमने भी पढ़ा इस सब्जेक्ट में, वो समझना पड़ेगा प्रॉपर। और सिर्फ समझना मतलब ये नहीं एग्जाम पास करने के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देन आप जाएंगे असेंबली लैंग्वेज में और फिर आप रिलेट करेंगे आपस में, तब जाके वो कहीं बेसिक लेवल पे आपको आएगा। तो प्री रिक्विजिट्स काफी ज्यादा है बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज असेंबलर डज। अब असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज से समझिए असेंबलर होता क्या है। अ सोर्स प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग असेंबलर। जो सोर्स प्रोग्राम किसको बोलते हैं, जो आप कोड करते हैं। तो असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आप लिखते हैं, जो प्रोग्राम आपका होता है लिखा हुआ, वो सोर्स होता है, सोर्स प्रोग्राम। यानी जो आपने लिखा एग्जैक्टली वही चीज वो सोर्स प्रोग्राम होता है। अब जाहिर
जाहिर सी बात है हमने 0 1 में तो लिखा नहीं है, तो कंप्यूटर तो 0 1 समझता है सीपीयू। तो वो सोर्स प्रोग्राम को इस्तेमाल करने से पहले असेंबलर में डालना पड़ता है, असेंबलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो असेंबलर उस सोर्स कोड को जो आपने लिखा है असेंबली में उसको कन्वर्ट करता है 0 1 में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज बाय द प्रोग्रामर मेक अ सोर्स प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा था इंस्ट्रक्शन हैव बिटवीन रिटन विद म्नेमोनिक लेबल्स एंड ऑप कोड्स, ऑपरेशन कोड्स। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड सेंड टू असेंबलर मस्ट मशीन रीडेबल, यानी असेंबलर उसको मशीन रीडेबल बना देता है। यू कीप सोर्स प्रोग्राम एज अ पेपर टेप और डिस्क्रीट फाइल्स विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट एडिटर इंक्लूड द इंटेलेक्ट डेवलपमेंट सिस्टम। आफ्टर दैट you can give the assembler to generate source program file. The 8080 and 8085 microprocessor can run object code thanks to assembler program which handles the tedious operation of converting symbolic code. मतलब क्या है यहाँ पर समझाता हूँ एक मिनट में। The output of the assembler can be found in the 3 different files. The object file with your program translated into object code, the list file which is the printout of your source code, the object code produced by assembler, the symbols table and the symbols across reference file which is the list of such records। यानी आसान शब्दों में असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेशन वाला काम करता है कि मशीन कोड में आपका कोड को ट्रांसलेट करता है, यानी वहां आपका एफर्ट नहीं लगेगा। आपने असेंबली लैंग्वेज सीख लिया, आपने असेंबली में कोड लिख दिया, अब कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा ये लोड डेवलपर के ऊपर नहीं आता। उसके लिए कंपाइलर्स होते हैं या असेंबलर्स होते हैं, वो उसको असेंबल करते हैं कंप्यूटर कोड में, अंदर उसको चलाते हैं, ठीक हो गया। और जब वो करते हैं तो 3 चीज आपको आमतौर पर मिलता है, ठीक है। एक आपको ऑब्जेक्ट फाइल मिलता है जो कि आपका जो प्रोग्राम है वो कोड में ट्रांसलेट यानी ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट कोड में होता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा मिलता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस बाय असेंबलर, यानी प्रिंट आउट मिलता है उसका। और तीसरा क्या मिलता है, सिंबल टेबल वगैरह मिलता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ असेंबलर, असेंबलर का काम क्या होता है, देखिए सोर्स प्रोग्राम आपने दिया जो कि आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा है, उसको आपने जब असेंबलर में डाला तो उसने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट फाइल बनाया। ऑब्जेक्ट फाइल ही मशीन कोड होता है, याद रखिए। ऑब्जेक्ट फाइल अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो असेंबली यानी हार्डवेयर डोमेन से ज्यादा बिलोंग करता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज वगैरह में जो काम करते हैं वो आमतौर पर इसको ऑब्जेक्ट फाइल बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे हाई लेवल प्रोग्रामर्स है ना, वो ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब वो क्लासेस वाला ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, ऊप समझ लेंगे शायद, तो वैसा नहीं है। ये मशीन कोड को ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। जैसे ही मशीन कोड में ये ट्रांसलेट होता है यानी EXE फाइल में जैसे आई एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। एग्जांपल प्रोग्राम, अब कुछ एग्जांपल प्रोग्राम भी देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 स्टोर डेटा बाइट्स। अब डेटा बाइट अगर स्टोर करना है, स्टेटमेंट क्या है, स्टोर द डेटा बाइट इतना लोकेशन में इनटू मेमोरी लोकेशन इतना, यानी ये वाला डेटा है, इसका कोई भी डेटा होगा ये इस लोकेशन में स्टोर करना है आपको मेमोरी में। तो क्या लिखेंगे, MVIA और इतना। तो इससे क्या होगा कि स्टोर 32H को स्टोर करना है A में। A का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। अब ये सब चीज हम लोग प्रीवियसली पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। STA 4000H यानी कॉपी एक्यूमुलेटर कंटेंट टू एड्रेस इतना, यानी अभी ये मेमोरी से उठा के मूव किया एक्यूमुलेटर में, और यहाँ एक्यूमुलेटर से उठा के मूव किया मेमोरी में, यानी ये रीड किया और ये राइट किया, ठीक है। इसके बाद हेल्थ यानी टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। HLT यानी हेल्थ का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम मतलब खत्म हो गया, टर्मिनेट कर दिया। प्रोग्राम 2 का एग्जांपल देखिए, LXIH 4000H। इसका क्या मतलब हुआ, H का मतलब LSIH का मतलब, इसका मतलब HL, ये जो H है HL को लोड करो यहाँ से, इस मेमोरी लोकेशन से लोड करना है HL को। MVIM और 32H, जाहिर सी बात है 32H क्या होगा, हमारा डेटा होगा, तो क्या है कि स्टोर 32H इन मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर जिसका पेयर है इतना, यानी इस जगह, ठीक है। और ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला एड्रेसिंग मोड। और इसके बाद क्या हुआ, हेल्ड हो गया, यानी टर्मिनेट कर दो एग्जीक्यूशन को। तो ये स्टोर करने का एग्जांपल था। यहाँ पर आप देखिए एग्जीक्यूट एक्सचेंज मेमोरी कंटेंट, सॉरी मेमोरी कंटेंट को एक्सचेंज करने के लिए देखिए क्या आता है यहाँ पर स्टेटमेंट, एक्सचेंज कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन इतना से इतना, यानी 2000 से लेके 4000 में एक्सचेंज करना है। तो कोड देखिए ये इतना सा, इतना लंबा कोड है, 7 लाइन पे आप ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, LDA इतना, यानी गेट द कंटेंट फ्रॉम मेमोरी लोकेशन इतना इनटू एक्यूमुलेटर, यानी सबसे पहले आपने LD यानी लोड किया एक्यूमुलेटर में इस लोकेशन में जो भी था उसको। उसके बाद आपने मूव BA किया, यानी सेव द कंटेंट इनटू B रजिस्टर। A को लोड किया था ना, एक्यूमुलेटर में लोड किया था, तो एक्यूमुलेटर में जो भी है A में उसको B में सेव कर दो। B क्या है, हमारा रजिस्टर है। उसके बाद अब जो कंटेंट है वो B में, रजिस्टर B में स्टोर है। फिर हमने लोड किया दूसरा वाला, क्योंकि चेंज करना है ना, तो हमने फिर से लोड किया कि 4000 लोकेशन में जो भी है वो एक्यूमुलेटर में लोड कर दो, वो एक्यूमुलेटर में लोड हो गया। फिर हमने क्या किया, STA यानी स्टोर करो एक्यूमुलेटर के अंदर इस एड्रेस में जो भी कुछ है। इस एड्रेस में क्या था, ये वाला था हमारा, ठीक है, इस एड्रेस में ये था, क्योंकि हम लोग काइंड ऑफ स्वैपिंग कर रहे हैं एक तरफ से, तो ये इसको इसके अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने क्या किया कि मूव AB यानी गेट सेव कंटेंट बैक टू रजिस्टर A, यानी अब दोबारा से B जो है उसको A, यानी ये रजिस्टर B में था, इसको रजिस्टर A में सेव कर दो। और फिर क्या किया, स्टोर किया 4000 में, और जो कंटेंट एक्यूमुलेटर में था A में अभी डाला था इसको, रजिस्टर A को, उसको क्या करो इस लोकेशन में डाल दो और फिर टर्मिनेट कर दो प्रोग्राम को, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 मेमोरी लोकेशन में एक्सचेंज करते हैं। प्रोग्राम 2 भी ऐसा ही है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत दोबारा से नहीं है, क्योंकि दोनों सेम एग्जांपल है, राइट। तीसरा एग्जांपल अब यहाँ पर देखिए, एडिंग 2 8-बिट नंबर, 2 8-बिट नंबर को ऐड करना है। स्टेटमेंट क्या है, ऐड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन इतना एंड स्टोर द रिजल्ट इन इतना, यानी इस मेमोरी लोकेशन से उठाओ
इससे उठाओ और यहाँ पर स्टोर करो जो भी रिजल्ट मिले। तो सिंपल प्रॉब्लम क्या है, इस मेमोरी लोकेशन में मान लीजिए ये डेटा है, इस मेमोरी लोकेशन में मान लीजिए ये डेटा है, और रिजल्ट ये दोनों का प्लस होकर यहाँ आएगा। ठीक हो गया। और इसको लगाना कहाँ है, इस मेमोरी लोकेशन में लगाना। तो कोड देखिए कैसे होगा, सिंपल सा ये कोड है। यहाँ से आपने क्या किया, HL पॉइंट टू 4008, यानी सबसे पहले ये पॉइंट किया 4000 है। 4000 में क्यों, क्योंकि यहाँ पर से डेटा उठाना है हमको। देन हमने मूव किया एक्यूमुलेटर के अंदर m को, गेट फर्स्ट ऑपरेंड, यानी फर्स्ट ऑपरेंड को हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया। देन क्या किया, फिर हमने यहाँ पर मूव किया, यहाँ पर पॉइंटर को स्टैक किया, यानी इसको उठाने के लिए। फिर हमने क्या किया, ऐड m, सेकंड ऑपरेंड को ऐड कर दिया। सेकंड ऑपरेंड ये वाला था, इसको उठा के ऐड कर दिया। अब जो ऐड किया है इसको, यहाँ तक काम हुआ है। फिर से हमने यहाँ पर पॉइंट किया। यहाँ क्यों पॉइंट किया, क्योंकि ये जो दोनों का एडिशन है उसको डालना तो यही है ना, एज यू कैन सी इसी में डालना। यहाँ पॉइंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, मूव ए एंड को स्टोर कर, यानी m एंड को यहाँ स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। एंड देन हमने टर्मिनेट कर दिया। अब आप ये सोच रहे हो भाई ऐड किया कब, ये जो ऐड m है ये बेसिकली एक्यूमुलेटर में था और उसके बाद ऐड हो गया। ठीक है, जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा, इस तरीके से काम होता है। सब्ट्रैक्ट का भी सेम बिल्कुल लॉजिक होता है। एज यू कैन सी कोड बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स पॉइंट्स। असेंबली लैंग्वेज कैसे काम करता है, बेसिकली होता क्या है, सिंपल असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम लोग, मशीन कोड में क्यों नहीं लिखते, एडवांटेज क्या है असेंबली लैंग्वेज का, डिसएडवांटेज क्या है असेंबली लैंग्वेज का, असेंबलर क्या करता है, बहुत सिंपल, असेंबलर एक ट्रांसलेटर है बस, जो आपके कोड को ट्रांसलेट करता है। कौन से कोड को, यही वाला, ये सब कोड को वो 0101 में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, और फिर हमने एग्जांपल देखा स्टोर डेटा कैसे करते हैं, एक्सचेंज डेटा कैसे करते हैं, और फिर ऐड टू डेटा कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट वगैरह। अब देखिए जैसे कि ये कोड है ना एक्सचेंज करने का, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो 3 लाइन में लिख सकते हैं आप। ठीक है, और भी मजीद अगर करेंगे 2 लाइन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना लाइन लग जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, आप बोल सकते दिस इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।